वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के मैं लेके आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 400 MCQ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। और मैं ये लाया हूँ मेनली आपकी प्रैक्टिस के लिए। किस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए? मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी है, आपको 15 लेक्चर पढ़ाए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। अब मैं कल से शुरू कर दूंगा मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडीवल हिस्ट्री, ठीक है। फिर शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे मिडीवल के क्वेश्चन करा दूंगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद जीएस फुल लेंथ टेस्ट कर लेंगे, आराम से सब कुछ पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वे क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विद, पूरा वनस्पति शास्त्री या दोनों? मतलब ए और बी दोनों। तो बताइए। तो देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भूगर्भ वैज्ञानिक भी माना जाता है और पुरातात्विद, दोनों ही थे, ठीक है। दोनों सही हो जाएगा। दूसरा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने? कोपेनहेगन जो संग्रहालय, वहाँ से जो हमें नहीं पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का मतलब 3 फेजेस में डिवाइड करा है, किसने करा था? थॉमसन ने करा था। किसने? थॉमसन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका बिल्कुल मीजोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल में। मीजोलिथिक या मध्य पाषाण काल। चौथा देखते हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं वह स्थान कौन सा है? लंगनाच, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चौपानी मांडू? कहाँ से मिलता है हमें इसका प्रमाण? तो हमें इसका प्रमाण मिलता है आदमगढ़ से। कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से, ठीक है। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महादहा से या सराय नहर राय से? तो हड्डियों के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से? महादहा से, महादहा से, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। सराय नहर राय से, बी दमदमा से, सी महादहा से या डी लंगनाथ से? तो ये आपको दमदमा से मिलते हैं। कहाँ से? दमदमा से। और दमदमा कौन से राज्य में अगर आपसे पूछ ले तो ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। 7 देखते हैं, क्या रहा? खाद्यान्नों का उत्पादन है वो सर्वप्रथम कब हुआ? मतलब एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हो गया, ये कहना चाह रहा है। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो देखिए, जानवरों का पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में यानी मीजोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ, पर जो खेती है वो नवपाषाण काल में शुरू हुई। कब? नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य या जीवाश्म कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों पे, शिवालिक पहाड़ियों पे, नल्ला मल्ला पहाड़ियों पे या नर्मदा घाटी पे? तो ये हमें देखिए, मानव का जो साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। नहीं, भीमबेटका वगैरह केव्स भी वहाँ है काफ़ी, है ना, वहीं पे पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई गई, वहीं से हमें ये साक्ष्य भी मिलता है। नर्मदा घाटी, बहुत सारी केव हैं वहाँ, गुफाएं। अवध में हुए एका आंदोलन, ये हम बाद में करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का जोपड़ा, ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी जब मिडिवल हिस्ट्री करेंगे। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था? जो गौरिक मृदभांड है उसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, क्षेत्र में, नूह में या लाल किले में? तो गौरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था आपके हस्तिनापुर में। कहाँ पे? हस्तिनापुर में, ठीक है। चलिए 12 देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? भैया कैसे दफनाते होंगे? गाड़ के दफनाते होंगे, मतलब ये नहीं पूछे। मतलब ये जो फेज होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण में, मतलब ऐसे लिटा देते थे सर को इधर पैर, या ऐसे लिटाते थे सर को इधर पैर, या सर इधर पैर इधर, कैसे? ये बताना है आपको। तो ये लिटाते थे देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? भैया डॉग लवर आदमी पहले से भी था, तो मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, कहाँ से? तो बुर्ज होम से मिलता है हमको। बुर्ज होम कहाँ है? ये कश्मीर में है, कश्मीर। 14, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से या संगना कल्लू से? तो देखिए, गर्त आवास मतलब पिट ड्वेलिंग, जो गड्ढा खोद के नहीं इग्नू इग्नू टाइप के लोग रहते हैं, तो ऐसी ठंडी जगह ही तो रहेंगे बुर्ज होम में, कश्मीर में, ठंड से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक। 15, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं? मुरहान पहाड़ से,
घगरिया से, बगही-खोर से या लेखैया से? कहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त होते हैं? तो लेखैया से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। कहाँ से? लेखैया से। ठीक है। 16 देखते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मतलब किस पे आश्रित होता है मानव समाज सबसे ज़्यादा? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? तो देखिए विलक्षण है क्योंकि मानव समाज संस्कृति पर आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पर, कल्चर पर बहुत ज़्यादा। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। क्यों? क्योंकि इसके हमें साक्ष्य तो मिलते हैं पर वो साक्ष्य पढ़े नहीं गए अभी तक ना, वो साक्ष्य पढ़े नहीं गए हुए हैं, और जिन साक्ष्य को पढ़ नहीं सकते वो आद्य ऐतिहासिक युग हो जाता है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक मतलब जब हमारे पास लिखे साक्षी नहीं है, पत्थरों वाला युग है जो। ऐतिहासिक जिसके लिखे साक्ष्य और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। 18 बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आरती क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि उसकी लिपि अपनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता खेतीहार अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आरती क्योंकि वो कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, तांबा या मृदभांड? तो देखिए मृदभांड जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की हिस्ट्री बताने के लिए। और कौन सा मृदभांड ये लोग यूज़ करते थे सिंधु घाटी वाले? ऑकरे कलर पोटरी, यानी लाल जो होती थी पोटरी ना, लाल कलर की, वो यूज़ करते थे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? ऑप्शन पढ़िए पहले आप, सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने का। अगर आपको ये दोनों ही टॉपिक के बारे में पता है तो ऑप्शन पढ़िए। सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुख सुविधाएं थी, ये तो आपको पता है। हाँ ठीक कह रहा है भाई। यहाँ चित्रलेखीय लिपि थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ये भी बात तो सही है। सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो बिल्कुल लोहे का यूज़ तो ये नहीं करते थे, ये ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, है ना। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मानी जाती है। कांस्य युगीन, तो ये भी सही है, यानी इसके तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या तीनों ही चीज़? तो बिल्कुल दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी? पुरातात्विक खुदाई से ही तो हमें मिले इसके ना। किससे मिले? शिलालेख तो पढ़ा ही नहीं गए भाई। तो हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ? तो ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पुरातत्व संबंधी खुदाई हो जाएगा। 23, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या आपका कुषाण काल से? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से, मतलब हड़प्पन देखा होगा आपने ना, मदर गॉडेस फिगर, देवी की भी मूर्ति मिलती है, शिवलिंग की भी, मतलब पैलेस वर्शिपर माने जाते हैं ये, पशुपति शील भी बनता मिलता है। तो मूर्ति पूजा मानी जाती है कि आर्यों से भी पहले हड़प्पा ने करी थी। चलिए 24 देखते हैं, मैचिंग करनी है कह रहा है। ठीक है। हड़प्पा से हमें क्या मिलता है? लोथल से हमें क्या मिला है? कालीबंगा से क्या मिला है? और मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? तो देखिए हड़प्पा से हमें क्या मिला बताइए? शवधान R37। ठीक है। लोथल एक डॉकयार्ड था, मतलब शिप्स वगैरह जहाँ इनके खड़े होते थे, ये ट्रेड करते थे ना दूसरे देशों से। ठीक है। लोथल है कहाँ? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। यहाँ से हमें क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत। और मोहनजोदाड़ो से नर्तक की मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। यानी 1 2 4 3 हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई? तो अभी ऊपर बता दिया मैंने आपको कहाँ पे हुई, कालीबंगन में, और ये राजस्थान में है, राजस्थान। फिर से चलिए मैचिंग करते हैं। हड़प्पा बस्तियाँ और ये नदी जिसके किनारे थी। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? तो अभी मैंने आपको बताया, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे पड़ेगा? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा आपको मिल जाएगा घग्गर नदी के किनारे। कहाँ? घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी। और रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ए हो जाएगा। 27 देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगन से? तो आप देखते रहिए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक ठाक हो रहे हैं कि नहीं। तो मोहनजोदाड़ो से हमको मिलता है महान स्नानागार। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना करी जाती थी, ये भी सही है, क्योंकि मदर गॉडेस फिगर मिलता है हमें एक, मतलब देवी की मूर्ति भी मिलती है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, ये आर्य लोग आएंगे, आर्य वो परिचित होंगे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं था? देखिए अगर आर्यन, मतलब जो क्या बोलते हैं, हड़प्पन सभ्यता वाले यार लोहे से परिचित होते ना, तो खेती पे इनका ज़्यादा जोर होता। खेती नहीं करते थे ये लोग ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे।
क्योंकि लोहा धानी कटाई अटाई हल वल कैसे चलाएंगे, ठीक है, वो बाद में होता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है ये बताना है। आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा अभी बताया मैंने आपको राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में, ठीक है। चलिए 30 देखते हैं। 30 में आपको फिर से मैचिंग करनी है। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो मांडा कहाँ पे है? मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पर मिल जाएगा आपको? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में आ जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा भी बताया राजस्थान में है। और वही राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, जो कि सबसे बड़ी भारत की साइट है मतलब हड़प्पन सभ्यता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? कौन सा सिंध में अवस्थित है ये बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदारो, सुरकोतदा। तो सिंध में कौन कौन सा है? देखो, एक तो आपका मोहनजोदाड़ो है सिंध में, चान्होदारो है, ये भी आपका सिंध में है। अब सुरकोतदा आपको ये गुजरात में मिल जाएगा, और हड़प्पा तो पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस, ठीक है। यानी 2 और 3 हो जाएगा इसका, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चान्होदाड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चान्होदाड़ो की खोज के लिए J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E. व्हीलर ने, या सर ऑर्लेस्टीन ने? चान्होदाड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था J.H. मैके ने। किसने दिया था? J.H. मैके ने, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आप अच्छे से कर रहे हो इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? देखो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगिरीपुर, ठीक, बहुत आसान है, आराम से। तो कालीबंगा पता है आपको, राजस्थान में। हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में, आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक, सारे पता चल गए, यानी आपका बी हो गया। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल है। कहाँ पे है दधेरी भैया? तो दधेरी जो है परवर्ती हड़प्पी स्थल है पंजाब का, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, या कोई नहीं? तो पता होगा आपको, लोथल जो है ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए 36 पे आते हैं। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किसी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो लोथल आपको पता है, अभी बताया मैंने, भोगवा नदी पर। किस पे है? भोगवा नदी गुजरात। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पे? गुजरात में, अभी बता दिया ही। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था भैया? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, या मोहनजोदाड़ो? तो पत्तन नगर जो इसका पोर्ट था वो लोथल था, जो कि भोगवा नदी के किनारे था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल क्या है? सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल भारत का, तो आलमगिरीपुर, कालीबंगन, लोथल, या राखीगढ़ी? तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, जो कि कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। 40। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, या गंगा? तो सिंधु नदी थी, बिल्कुल थी। चेनाब नदी थी क्या चेनाब नदी आएगी? तो चेनाब नदी भी बिल्कुल आ जाएगी। झेलम थी, झेलम भी आ जाएगी। गंगा नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक कन्फाइन था ना, इंदस, मतलब झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, अपर गंगा वैली तक, बस ऊपर तक, नीचे नहीं आता ये। 41 पे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं या पीने योग्य जल के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगन से, लोथल से, या मोहनजोदाड़ो से? कहाँ से हमें कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष हमको मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है। कह रहा क्या? अब देखो, जब भी कथन कारणों को सॉल्व करने का क्या तरीका, जैसे कथन है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा ये विलुप्त हो गए, तो आपको पता है हाँ विलुप्त हो गए। अब यहाँ लगाओ क्योंकि, क्योंकि मतलब अब कारण देखो, क्या इस कारण से ये विलुप्त हुए कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे? ये क्या बात है कि मतलब खुदाई के दौरान प्रकट हुए इसलिए वो विलुप्त हो गए? ऐसा तो नहीं है। पर हाँ, ये इंडिविजुअली सही है कि खुदाई के दौरान मिले थे, पर ये इसका कारण थोड़ी स्पष्ट कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संबंध में जो शैलकृत स्थापत्य है वो हमें कहाँ से प्रमाण मिलते हैं? तो वो हमें मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में है वो कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, या राजस्थान? तो धौलावीरा है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतदा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में। बाकी सब में लोअर टाउन, अपर टाउन होते थे, और धौलावीरा में 3 टाउन थे। इसमें गढ़ भी आ जाता था, एक मध्य शहर होता था, और एक निचला शहर हो जाता था, बस इसमें ये चीज़ थी। उसमें क्या था? गढ़ और निचला शहर था, इसमें एक मध्य शहर भी हो जाता था। ये 3 भागों में विभक्त था। 46 देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? भैया जल संरक्षण वगैरह का साक्ष्य आलमगिरीपुर, धौलावीरा, कालीबंगन, या लोथल से?
तो जल संरक्षण का साक्ष्य हमको मिलता है कहाँ से? धौलावीरा से। वाटर कंजर्वेशन बहुत करते थे ये लोग, धौलावीरा से ये साक्ष्य मिलता है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या सनौली से हमें मिला? मानव संविधान, पशुओं के संविधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो सनौली से हमें मिलता है मानव संविधान मिला है। क्या मिला है हाल ही में? मानव संविधान, याद रखिएगा इसको। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? तो देखिए भारत माना जाता है कॉटन का बहुत बड़ा मतलब उत्पादन सबसे पहले उसी ने करा था। जो वो थे इजिप्टियन लोग, वो हिंडन कहते थे, इसीलिए जो कॉटन होता था उसको हिंडन कहते थे। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो पशुपति शील पढ़ाई थी मैंने आपको, याद करो कौन सी पशुपति शील में मतलब क्या नहीं था, कौन सा जानवर नहीं था? बैल, हाथी, घोड़ा, गाय, ऊँट और शेर और भेड़ में। तो देखिए घोड़ा, गाय, ऊँट और शेर ये सब नहीं था, ठीक है। बैल था, हाथी था, भेड़ था, हिरन था, ठीक है, ये नहीं था। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली है? जो हमें पशुपति शील मिलती है, बनावली, कालीबंगन, लोथल या शुल्कोत्तदा से। तो ये हमको मिलती है कालीबंगन से। कहाँ से मिलती है? कालीबंगन से। 51 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो नील नदी पे भैया मिस्र की सभ्यता समझिए, है ना, नील नदी पे है मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है, क्या था? ये थोड़ा वर्ल्ड की सिविलाइजेशन पूछ लिया आपसे, इसने थोड़ा सा बाउंसर मार दिया था क्वेश्चन में, वही है। तो एस्टेक, माया, इनमें से देखो माया, एस्टेक। एस्टेक कौन पहले था? तो ये आपको अगर पता हो सबसे पहले एस्टेक आएगी, फिर माया सिविलाइजेशन थी, फिर मुइस्का, फिर इंका, ठीक है। एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका ये साउथ अमेरिका की थी सब, ठीक है, साउथ अमेरिका की थी। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य का मतलब जो है वो इसके हिसाब से है एक उत्तम व्यक्ति। क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा है सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद, ठीक है। त्राई क्या है भैया? वेदा त्राई क्या होता है? त्राई किस नाम से था? तो 3 वेदों का या धर्म संग युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों को। त्राई किसको कहते थे? तो त्राई कहते थे 3 वेदों को, वेदा त्राई। और वेदा त्राई में होता क्या था? बस अथर्ववेद को हटा दो, जैसे ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद था और आपका सामवेद, ठीक है। बस अथर्ववेद नहीं होता है। क्या होता है वेदा त्राई में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ऐसे ही आपने त्रिरत्नास पढ़े हैं जैनिज्म में, और बुद्धिज़्म में भी आपने पढ़ा है 3, ठीक है। त्रिपिताका सॉरी होता था एक, है ना, बुद्ध धम्म संघ, एक त्रिरत्नाज होते थे, ऐसे ही करके है जो हर धर्म में त्राई का महत्व है, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल ऋग्वेदिक का याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्राई कहते थे। 56 देख लेते हैं क्या कह रहा है, मैचिंग करनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वेद किस टाइप के हैं, मतलब कौन सा वेद क्या कहता है, आपको याद हो जाएगा अगर भूल गए होगे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद आपको पता होगा ये प्रार्थनाएं होती थी, है ना, प्रार्थनाएं होती थी। यजुर्वेद क्या होता था? कर्मकांड वगैरह की बात करता था। या से यजुर, या से यज्ञ, ऐसे याद रखो। देखो री से ऋषि, और ऋषि का क्या काम होता है? प्रार्थना करना, तो ऋषि हो गया प्रार्थना है। या से यजुर और या से यज्ञ, ये हो गया। सामवेद, सा से शाम, सा से क्या? संगीत हो गया। अथर्ववेद भैया क्या होता है? जो तंत्र मंत्र करते हैं ना, तंत्र मंत्र करते हैं, तो वो हो गया। यानी 56 का 4 2 1 3 ए हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? अभी बता दिया आपको, श्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का संकलन। तो ऋग्वेद है आपका श्रोतों का संकलन। किसका? श्रोतों का संकलन है, क्योंकि पूजा पाठ मंत्र वगैरह इसमें दिए हुए हैं, ठीक। चलिए, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। ये सब मैं प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी अच्छी हो गई है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या कोई नहीं? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये बताइए। तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 60, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसाम्बी या हस्तिनापुर। तो ये हमें अतरंजी खेड़ा से मिले। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। और अतरंजी खेड़ा भी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं किसकी? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? दर्शन की पुस्तकें, दर्शन पर, ठीक है, फिलोसफिकल बुक्स है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, ये बताइए भैया। सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? तो अभी बता दिया दर्शन, यानी फिलॉसफी दी हुई है, कैसे जीवन की फिलॉसफी होती है, कैसे जीवन को जिया जाता है, वो सब, ठीक है।
अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, वही हाल है। चलिए बहुत बढ़िया, कितने सही हो रहे हैं ये ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। आराम आराम से करिए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की, ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में या उपनिषद में? तो मोक्ष की चर्चा आपको मिल जाएगी कहाँ पे? फिलोसॉफिकल डिस्कशन है सब उपनिषद। मोक्ष, धर्म, मतलब जीवन, ये सब उपनिषद फिलॉसफी में मिल जाएगी आपको, मोक्ष वोक्ष की प्राप्ति। देखो मोक्ष, दान, ये सब जिसका पेट भरा होता है उसको ही ये सब समझ में आता है। धर्म, पहले आदमी की जो भूखा होता है उसकी प्रियोरिटी होती है रोटी, भूख। जब उसका पेट भर जाता है फिर वो दान, भूख, ये सब के बारे में सोचता है। पहले जो भूखा है पहले तो वो ये सोचेगा मुझे कैसे खाने को मिले, समझ लो। चलो, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद? नचिकेता और जो यमराज का जो संवाद है वो हमें किस उपनिषद से मिलता है? तो वो हमें मिलता है आपके कठोपनिषद से, कठोपनिषद से, ठीक है। उपनिषद काल के राजा अशुपति किसके शासक थे? काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के? तो अशुपति जो थे ये केकई के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति किसके शासक थे? केकई के। छाछठ देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद? ये चारों में बताइए कौन सा क्रोनोलॉजी सही बन रही है। तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं होती हैं, फिर ब्राह्मण होते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, फिर उपनिषद है, ठीक है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक। वैदिक नदी अश्किनी किस नाम से जानी जाती थी? जो प्रेजेंट में क्या नाम है उसका? तो अश्किनी आपको पता होगा क्या होती थी? चेनाब होती थी। क्या होती थी? चेनाब को अश्किनी बोलते थे। व्यास क्या होती थी? विपाशा होती थी। क्या होती थी? विपाशा होती थी। रावी क्या होती थी? पुरुषनी होती थी, पुरुषनी। और झेलम क्या हो जाती थी? वितत्सा हो जाती है, वितत्सा, ठीक है। ये सातों नदियों के नाम सप्त सिंधु के याद रखिएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कि आर्य का संबंध जो था वो अफगानिस्तान से भी था। अश्किनी, तो अश्किनी की बात करें तो अश्किनी कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। पुरुषनी रावी है। कूबा और कुरमु ये अफगानिस्तान की है ये। बाकी विपाशा व्यास हो गई, सतुद्री सतलज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक नदी कूबा का स्थान कहाँ है? तो अभी बता दिया, अफगानिस्तान में। कूबा, कुरमु ये सब अफगानिस्तान में। 70 में मैचिंग करनी है बहुत बढ़िया से नदियों के नाम। कूबा, पुरुषनी, सदनीरा और सतुद्री मैच करिए, ये आप बढ़िया से अच्छे से कर लीजिए, इसको मज़ा आ जाएगी। तो कूबा अभी बताया मैंने, काबुल, ठीक। पुरुषनी अभी बताया, रावी। सदनीरा आपको नहीं पता होगा मुझे लगता है, कि सदनीरा तो गंडक को बोलते थे सदनीरा। और सतुद्री सतलज हो गई, ठीक है। सतुद्री क्या हो गई? सतलज, यानी बी हो गया 70। 71 पे आते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, थौस या इंद्र? किन देवताओं में, किन वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित मानते? तो आपको बताऊँ ना, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे ना, गुरु थे बृहस्पति, पता होगा, ये पढ़ा होगा आपने पिक्चरों में, नाटकों में तो देखा ही होगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क कान का, गले का, बाहू का या कलाई का? तो निष्क जो था वो गले का आभूषण था, निष्का बोलते थे जिसको, गले के आभूषणों को। प्राचीन भारत में निष्का से क्या जाना जाता था? प्राचीन भारत में जो निष्का थे, स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो प्राचीन भारत में तो स्वर्ण आभूषण थे। बाद में निष्का जो था एक कॉइन भी आएगा मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। प्राचीन भारत में ये स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे, निष्क। बगोस-कोई महत्वपूर्ण क्यों है ये बताना है। बगोस-कोई इंस्क्रिप्शन ये मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है या उनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ बगोस-कोई जो पता होगा ईरान के पास से जो हमें मिलता है, यहाँ से वैदिक देवताओं एवं देवी देवताओं का नाम यहाँ से दिखता है हमें बगोस-कोई के इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बगोस-कोई या जूनागढ़? तो अभी बताया ना, बगोस-कोई से हमें पता चलता है आर्यों का इधर इन्वेजन और वैदिक देवताओं के बारे में, जो कि ईरान में है बगोस-कोई। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? तो ये भी बताया मैंने, बगोस-कोई सही है, सेम हो जाएगा बगोस-कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि आर्कटिक थ्योरी दी थी कि ये जो आर्य हैं ये आर्कटिक से आए हैं, मतलब नॉर्थ पोल से आए हुए हैं। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। 78 देखते हैं, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है?
कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथा ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो ये हुआ है शतपथा ब्राह्मण का। पुरुष में वेद का उल्लेख कहाँ हुआ? शतपथा ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धुर जो समझा जाता था किसे? अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पंचाल या मत्स्य सूरसेन। तो मगध दोस्तों पता होगा आपको, धुर समझा जाता था अंग और मगध को। ठीक है, चलिए 80 देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। कहाँ पे हुआ है? ऋग्वेद में हुआ गोत्र शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्मकांड में? तो ऋग्वेद में जो जनता थी वो बलि और कर्मकांड वगैरह में विश्वास रखती थी। मूर्ति पूजा वगैरह तो होती नहीं थी ऋग्वेद में, तो हड़पंश में होती थी। एकेश्वरवाद भी नहीं था, क्योंकि कितने सारे वेदास और समझ बहुत सारे गॉड्स के नाम है, इंद्र, अग्नि, है ना। बलि, देवी पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता है, वो भी हमें हड़प्पा से मिलता है। बलि और कर्मकांड में विश्वास रखते थे। ऋग्वेद से में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? बैटल ऑफ 10 किंग्स, भारत और 10 राजाओं के बीच में, एक ट्राइब जो थी भारता, उसके बीच में। पुरुषुनी, सरस्वती, विपाशा या अश्कनी? तो ये पुरुषुनी नदी के किनारे हुआ। पुरुषुनी मतलब रावी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित करा गया है? किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित करा गया है? सरस्वती नदी को। किसको? सरस्वती नदी को। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार? तो आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय था वो शिकार था। प्राचीन में क्या था? आर्यों का मुख्य बात शिकार था। बाद में वो स्विच करेंगे कृषि की तरफ। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव, यव किसके लिए है? जौ, चना, चावल या गेहूं? तो यव जो है जौ के लिए। किसके लिए है? यव, जौ। ठीक है, जौ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ये सब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं। आपको अगर याद आ रहा होगा तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे। तो किस वेद में कहा गया है भैया? अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें? जीवन के विज्ञान का उल्लेख या आयुर्वेद का? आरण्यक में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? तो आयुर्वेद का हमें मिलता है अथर्ववेद में, क्योंकि ये मेडिसिन वगैरह से डील करता है। ठीक है। ऋग्वेद धर्म क्या था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निर्वर्तमार्गी? ऋग्वेदिक धर्म कैसा है? तो ऋग्वेदिक धर्म जो है ये बहुदेववादी है। कैसा है? बहुदेववादी है। ठीक है। बहुत सारे देखिए देवी देवताओं का वर्णन इसमें मिलता है हमें। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्तियाँ किस पे समर्पित हैं? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को? तो जो सबसे ज़्यादा समर्पित हैं वो है आपका इंद्रदेव को लेके, है ना। इंद्रदेव के लिए सबसे ज़्यादा मंत्र 1027 के आसपास मंत्र इंद्रदेव की। फिर अग्नि आती है दूसरे नंबर पे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? अग्नि, वरुण, विष्णु या यम? तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा तो कौन था? इंद्रदेव में पद। इंद्रदेव तो ऑप्शन में अब नहीं है यहाँ पे, तो इंद्रदेव के बाद कौन आता है दूसरे नंबर पे? अग्नि आती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, पहले पे इंद्रदेव है फिर अग्नि है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण? किसको युद्ध देवता समझा जाता है बताइए? तो युद्ध देवता किसको? इंद्र को समझते हैं। लॉर्ड ऑफ थंडर, पुरंदर भी बोलते हैं इनको, है ना। इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? ये झंझावत के देवता है। झंझावत मतलब बारिश वारिश होने के। पापियों को दंड देते थे। नैतिक आचार संहिता के संरक्षक थे या वर्षा के देवता थे? ठीक है, बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए इसका एक तो झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे, ये थे। ठीक है, झंझावत और वर्षा के देवता, यानी 1 और 4 सही हो जाएगा। लॉर्ड ऑफ थंडर और रेन गॉड। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो दोस्तों ये आपका जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से। 94 देखते हैं। डैश यानी आंध्रा सातवाहन शासकों के इतिहास की जानकारी के लिए अधिक विश्वसनीय स्रोत क्या है? तो हमें सबसे ज़्यादा सातवाहनों की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस स्रोत से मिलती है? विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण या यजुर्वेद? तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पता होगा आपको, मत्स्य पुराण से मिलती है। कहाँ से? मत्स्य पुराण से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? गायत्री मंत्र में कहाँ से मिलता है भैया सर्वप्रथम, किस ग्रंथ से? तो ये हमें मिलता है भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति? तो ये हमें मिलता है ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। ठीक है।
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र ये किसके संकेतक हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? तो ये है आपके पुराणों के सूचक। किसके सूचक हैं? पुराणों के। किसके? पुराणों के सूचक हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे जो इतिहास है उसमें पुराणों की संख्या कितनी दी हुई है? 16, 18, 19 या 21? तो देखिए हमारे भारत में 18 पुराण थे, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब 18 पुराण ऐसे करके। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वृहद कथा, ब्राह्मण, वृहद संहिता या जय संहिता? जो महाभारत है वो जानी जाती है जय संहिता के रूप में। किसमें? जय संहिता के रूप में। किसमें? जय संहिता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डैश को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है? विष्णु पुराण, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और मत्स्य पुराण। तो मौर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिल जाती है? मौर्यों की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। कहाँ से? विष्णु पुराण से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ये तो पता ही होगा आपको। मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद या मुंडकोपनिषद? तो ये हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद। 100 में कितने सही हुए हैं ये भी देख रहा हो ना, देखते रहो कितने सही हो रहे हैं आपके। चलिए 101 देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। कौन सी है? ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता क्या होता था? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो होता जो है वो ऋग्वेद को कहते थे। वैदिक कर्मकांड में होता किससे संबंधित होता था? कर्मकांड मतलब ऋग्वेद से संबंधित होता था। 103 अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो देखिए जिंदा अवेस्ता एक हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं जो सेम एक तरह से वेदास की तरह ही है, उसमें भी देवी देवताओं को उल्लेखित है। ये ईरान से संबंधित है जिंदा अवेस्ता। ठीक है, किससे? ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय या हाथी? तो गाय को अघन्य माना गया। अघन्य मतलब जो वध करने योग्य ना हो, ठीक है, मारने के योग्य ना हो। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को? तो गाय को एक मूल्यवान संपत्ति समझते थे। गाय जिसके पास जितनी ज़्यादा होती थी वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? तो महाभिनिष्क्रमण माना जाता है जब वो घर छोड़ते हैं, उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 107 गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या कोलिया वंश से? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलिया ओलिगार्ची या कोलिया वंश से संबंधित थी। ठीक है। बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ था? सॉरी, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्ती या पाटलिपुत्र? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। चलिए 109 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ये हमें कहाँ से पता चलता है? मौर्य के अभिलेख से, शुंग के अभिलेख से, सातवाहन के अभिलेख से या कुशानास के अभिलेख से? तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? मौर्यास के अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, यानी अशोका के अभिलेख से। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हो गया? तो ये कौन सा अभिलेख बताता है? बशाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुमेंदेई स्तंभ अभिलेख? तो देखिए रुमेंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन या रुमेंदेई स्तंभ अभिलेख से हमें पता चलता है, जो कि अशोका का था, कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ठीक। 111 निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी देख लिया, अशोक के रुमेंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? महापरिनिर्वाण राज्य पूछ रहा है। अंग, मगध, मल्ल या वत्स? तो ये हुआ था आपके मल्ल वंश में। ठीक है, मल्ल जो था उसमें। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो अभी देखा हमने ऊपर ही, मल्लो के गणतंत्र में। ठीक है, मल्लो मल्लो मल्लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है भैया? तो कहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ है? कुशीनगर में, तो वहीं मंदिर बनेगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, जिसको उन्होंने दीक्षित किया था? आनंद, सारीपुत्र, मोगलान या सुभद्र? तो जो अंतिम था जिन्होंने इसको दीक्षित किया था वो था सुभद्र। कौन था? सुभद्र। 117 बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वासुमित्र, गोशल या सुभद्र? तो अभी देखा हमने सुभद्र। कौन? सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो इन्होंने अपनी अंतिम जो वर्ष थे ये कहाँ बिताए थे? तो इन्होंने अंतिम वर्ष बिताए थे वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। आलार कलाम कौन थे?
तो अलार कलाम जो थे वो कौन थे? बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के भिक्षु, बुद्धकालीन शासक या बुद्ध के गुरु। तो बुद्ध के गुरु जो थे वो थे अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये तो सबकी को पता होगा भाई, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध या गुरु नानक। तो अभी देख लिया हमने महात्मा बुद्ध ने। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पे? सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में। तो धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में। ठीक है। 124 देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि या निच्चू। तो ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे उदयन के शासनकाल में। ठीक है। कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है ये बताना है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? सांची, नालंदा, राजगृह या पावापुरी। तो सप्तपर्णी गुफा है राजगृह में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या मेनांडर। तो ये हुई कनिष्क के शासनकाल में, कुंदलवन, कश्मीर में। ठीक है। 128 देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए RVPK क्या है? RVPK राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदलवन, कश्मीर। ठीक है। तो ये हो गया इसका सही क्रम, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो गया। 129 द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ भैया? अभी बताया ऊपर, वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? किसके शासनकाल में हुई? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में। तो देखिए पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, अजातशत्रु के शासनकाल में। और यार 125 में मेरे मुंह से सॉरी गलती से निकल गया कि कालाशोक, वो अजातशत्रु था। ठीक है, कालाशोक के में तो तीसरी होगी क्योंकि अजातशत्रु नहीं, दूसरी होगी कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है, क्या है सही क्रोनोलॉजी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यानी ट्रिक है RVPK राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर और AK अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। 131 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई? नालंदा, गया, राजगृह, बौद्ध गया। तो अभी देखा हमने राजगृह में। ठीक है। कौन सा सही मैच कर रहा है? मैचिंग करनी है 132 में अपने को। जन्म का क्या सूचक है बुद्ध के? तो जन्म का सूचक है बुद्ध का कमल। जन्म का सूचक क्या है? कमल। प्रथम प्रवचन का सूचक क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन है प्रथम प्रवचन। महाबोधि का प्रवचन क्या है? बोधि वृक्ष। महाबोधि का बोधि वृक्ष है। त्याग का क्या है? घोड़ा। त्याग का क्या है? घोड़ा। ठीक है, यानी 132 का सही क्या हो जाना चाहिए? तो 132 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा, गेलुगपा, कंग्यूपा, साक्यपा या लिंगामापा। तो ये आपके किस संप्रदाय से हैं? ये है आपका कंग्यूपा। कहाँ से? कंग्यूपा का। ठीक है। करमापा लापा, जो करमापा लापा तिब्बत के बुद्ध हैं ये कंग्यूपा वर्ग के हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, वैदिक धर्म को। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, आर्य सत्य का, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 135 का निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजनी नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपतन। तो बोध गया आपको लुम्बिनी नदी पर मिल जाएगा। कौन सा? बोध गया। ठीक है, निरंजना नदी पे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कांड या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंदा। तो देखिए जो इनका भाई था चचेरा वो देवदत्त था, जो खुद ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। वे कर्म में विश्वास करते थे। पहली चीज़, किसमें? कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है,
समझ गया। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये भी सही है। तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, चौथा गलत है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ठीक है, 139 देख लेते हैं। बौद्ध भिक्षु संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के रूप में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों के रूप में प्रवेश जो मिली थी बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी इसको? तो ये दी गई थी आपकी वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली। ठीक है, चलिए। त्रिपिताकाश क्या होता है दोस्तों? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिताका कहते हैं। अभिधम्म पिताका, शुद्ध पिताका और आपका विनय पिताका। ठीक है, 3 होते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम दिए हुए हैं? संघ जीवन के नियम किस में दिए हुए हैं? दिव्य निकाय, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका या विभाष शास्त्र? तो देखिए, विनय पिताका में संघ वगैरह के नियम दिए गए। किसमें? विनय पिताका में। अशोकाराम मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है भैया? अशोकाराम मठ। तो अशोकाराम आपको मिलेगा कहाँ? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो अशोकाराम मठ है पाटलिपुत्र में। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, 143 देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनगर? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? सांची। सांची स्तूप नहीं रहा है क्योंकि उनकी जो रिलिक्स हैं, जो मृत्यु के पश्चात चीज़ें होती हैं, मतलब वो वहाँ रखी गई हैं। ठीक है, चलिए 144 देख लेते हैं। 144 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार कैसा है? अस्थिर और क्षणिक। ये किससे संबंधित है? मतलब ये जो है ये किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। तो ये बौद्ध ने कहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर भी जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। ठीक है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पे आधारित है? दिव्य वादन पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिताका पर या अभिधम्म पिताका पर? तो लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। किस पे? ललित विस्तार पर, गौतम बुद्ध की कहानी पे है। बौद्ध धर्म के महायान और हिनायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ठीक है, क्या डिफरेंस है? अहिंसा पर बल देने में डिफरेंस है, या आपके जाति रहित समाज पे, देवी देवताओं की पूजा पे, या स्तूप पूजा में? तो जो इनमें मेन है वो है देवी देवताओं की पूजा में। मतलब महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। हिनायन बुद्ध को भगवान नहीं मानते। ठीक है, ये अंतर है। देश में निम्न में से मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी? जैन, बुद्ध, आजीविका और वैदिकों में? तो बौद्ध धर्म के महायान सेक्ट ने, बौद्ध धर्म के महायान सेक्ट ने रखी थी मूर्ति पूजा की नींव। ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई है? जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो किस में बनाई गई है? गुप्त काल, कुषाण, मौर्य या गुप्तोत्तर काल? तो ये बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण से या गुप्त काल से? तो ये संबंधित है आपकी गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। ठीक है, चलिए 151 देख लेते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से? तो ये है आपकी गुप्त काल से। किससे है? गुप्त काल से। ठीक है, चलिए 152 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर करें। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कुशीनगर जो थी वो मल्ल गणराज की राजधानी थी। ठीक है ये। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो अब ये इसका कारण थोड़ी है, इसलिए भाई महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, इसलिए थोड़ी उसकी राजधानी मल्ल बनाई है। दोनों सही है पर ये उसका स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है। हिनायन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर है? पीतल खेला में, जुन्नार में, कारले में या बेड़सा में? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको कारले चैत्य हॉल। सुना होगा आपने, कारले चैत्य हॉल। शून्यता के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन से थे? नागार्जुन, नागसेन, आनंदा या आशुघोष? तो शून्यता का प्रतिपादन करा था नागार्जुन ने। किसने? नागार्जुन ने। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात में? तो वल्लभी विश्वविद्यालय है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। गुप्त काल के टाइम में हुआ था, गुप्त काल के टाइम।
भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। कौन से वो है, सही क्रम बताने हैं। ठीक है, सही क्रम में कौन से 4 वो सत्य हैं। तो सबसे पहले दुनिया में दुख है। गौतम बुद्ध ने बोला दुनिया में दुख है भैया, दुनिया दुख से भरी हुई है। दुख का कारण भी है भैया, हमारी इच्छाएं दुख का कारण है। और दुख का निरोध भी हो सकता है, दुख का निरोध भी हो सकता है अगर दुख निरोध का सही मार्ग पकड़ा जाए। ठीक है, यानी ADBC है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है, दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, क्या मार्ग है? अष्टमार्ग, जो सुना आपने, मिडिल पाथ, अष्टमार्ग। बुद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस पे विश्वास करते हैं ये बताना है आपको। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये इनका मानना है क्या? मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ। तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये दोनों ही का मानना है, बौद्ध और जैन का। ठीक है, 159 बौद्ध धर्म के अनुसार विचार करना है। कथन पुनर्जन्म नहीं होता, इनका कहना है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो दोनों ही का ये गलत हो जाएगा। इनका बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, इनका मानना था पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आपका सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। ठीक है, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास थे, आत्मा की सत्ता नहीं है ये कहते थे, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, वर्ण और जाति व्यवस्था को कह रहे हैं अस्वीकार नहीं किया था, तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने वेदास को करा था, पर ये वर्ण व्यवस्था को नहीं, जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं करा था। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये सही है। और बौद्ध धर्म ने कुछ एक जाति को निम्न भी माना था, कुछ जातियों को निम्न भी माना था, भाई माना ही है, क्योंकि जातियों का अस्वीकार नहीं करा है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे, इसके तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 161 पे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में से क्या क्या सम्मिलित है भैया? क्यों बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ? धर्म की सादगी बहुत सिंपल था। ठीक है, निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण था, क्योंकि भाई ब्राह्मण बहुत एक्सप्लॉइट इनको कह रहे करा जा रहा था। धर्म प्रचारक की भावना, प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर जो थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा? तो पार्श्वनाथ संबंधित है वाराणसी से। किससे? वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम में। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में। कुंदलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य महाप्रभु का? तो कुंडलपुर जो जन्म स्थान है वो है आपका महावीर स्वामी का। किसका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ है? महावीर स्वामी को स्वर्णसिक्ता, पलसिनी, गंगा या ऋजुपल्लिका? तो महावीर स्वामी को ऋजुपल्लिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऋजुपल्लिका नदी। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन? किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द, तीर्थंकर शब्द जैनास से संबंधित है। जैन में तीर्थंकर होते थे, 24 तीर्थंकर आज हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी या संभव? तो ये मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो एक बार रिकॉल आप करो उसको। तो नाथ मुनि जो थे ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है, नाथ मुनि वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर। ठीक है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है भैया? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव? किसका तीर्थ स्थल प्रभासगिरी है? तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैन का। किसका? जैन का। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा वे क्या है? तो त्रिरत्नास जो हैं दोस्तों ये किस में होते हैं? जैन धर्म में। कितने होते हैं? मतलब किस में होते हैं? जैन धर्म में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। कौन सा धर्म? बौद्ध, जैन, हिंदू, इस्लाम? जैन धर्म नहीं विश्वास करता है कि विश्व विनाशकारी प्रलय भी आएगी। ठीक है, जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? तो इनका आधारभूत बिंदु भैया अहिंसा, कि रोड पे चलते वक्त भी पहले झाड़ू लगाओ कि कोई चींटी ईटी ना मर जाए। खेती मत करो कि माइक्रोब्स मर जाएंगे। मुंह में कपड़ा लगा के चलो, नहीं तो जो जीवाणु हैं वो मर जाएंगे। 173 पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे भैया? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। कौन? उदयन। उदयन वाश्वदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से या कौशाम्बी से?
तो ये संबंधित है उज्जैन से। उदयनवाश्वदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या सभी? तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या सभी में से? तो यौधेय जो थे वो प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं थे। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीघ निकाय, त्रिपिटका, त्रिपिटक, दीपवंश या अंगुत्र निकाय? तो पढ़ चुके हम लोग, अंगुत्र निकाय से पता चलता है। किससे? अंगुत्र निकाय। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किसमें है? महाभारत, अंगुत्र निकाय, छांदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय में? तो अभी कर लिया अंगुत्र निकाय में। चलिए 178 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये भी हो गया अंगुत्र निकाय। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पे स्थित थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छिन्न में या मथुरा में? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छिन्न में। ठीक है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा, मगध, वज्जी, कौशाल, अंग? तो चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी। किसकी? अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? पांचाल, कुरु, छेदी, अवंती? तो बहुत आसान है, सुक्तिमती छेदी की राजधानी थी। किसकी? छेदी की। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, वैशाली, प्रतिष्ठान या चंपा में? तो मगध की राजधानी आपको पता होगा गिरिव्रज थी। ठीक है, राजगिरी थी, जो कि बाद में पाटलिपुत्र कर देता उदयन। चलिए 183 देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? कौन सा था भैया? श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था तो वो था अर्धचंद्राकार। कैसा था? अर्धचंद्राकार। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन? कौन था अपने पिता के लिए मृत्यु के लिए उत्तरदायी? तो अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। भाई हरिणका, जो हरिणका डायनेस्टी पढ़ी ना आपने, जो मैंने पढ़ाया था आपको हरिणका डायनेस्टी में, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था? मालवा क्षेत्र में मगध का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासन काल में। शिशुनाग। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? खारवेला का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमंदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो हमें कहाँ से मिलता है ये? खारावेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारावेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वो कौन था भैया? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन? तो ये संबंधित था बिंबिसार से। किससे? बिंबिसार से। ठीक है। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? काल्पी, गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा? बहुत आसान है ये। काल्पी यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी। चलिए मैचिंग करनी है 189 में। कुरु, पांचाल, कौशाल, वत्स और ये सब उसकी राजधानियाँ हैं। कौन सी किसकी राजधानी है? कुरु की राजधानी क्या है भैया? इंद्रप्रस्थ थी कुरु की राजधानी, इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी कौशाम्बी है। पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की राजधानी, पांचाल की राजधानी है कौशाम्बी। नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। पांचाल, एक सेकेंड, सही बता रहा हूँ मैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई। अब बात करते हैं पांचाल की। अगर तो पांचाल की राजधानी है अहिच्छिन्न। पांचाल की राजधानी अहिच्छिन्न है। कौशाल की राजधानी साकेत है और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। यानी इसका सही ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। चलिए 190। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। अंग की राजधानी चंपा, कौशाल की अहिच्छिन्न, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर? कौन सी सही नहीं है ये बताओ। तो देखिए अंग की चंपा ठीक है, कौशाल की अहिच्छिन्न नहीं है, साकेत है। कौशाल की क्या है? साकेत। अहिच्छिन्न किसकी राजधानी है? पांचाल की। किसकी है? पांचाल। राजधानियाँ याद रखना, पेपर में पूछता है। जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानी जरूर याद रखना। 191। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 में भारत छोड़ दिया था। 325 में भारत छोड़ दिया, ठीक है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का तो शासन ही नहीं था ना, तब नंदवंश था, नंदवंश भारत में। और आखिरी राजा कौन था? धनानंद। ठीक है, यानी ए सही है, आर गलत हो जाएगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिए थे? स्त्रियों ने भैया। तो ये कौन थी? अभिसार, ग्लासाई मतलब ग्लाउसाई, कट या मत्सक? तो मत्सब जो थे, मत्सब एक वंश था जो उसकी मतलब महिलाओं ने, मत्सब गण के महिलाओं ने शस्त्र धारण कर लिए थे सिकंदर से लड़ने के लिए। मत्सक याद रखिएगा, मत्सक इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे ये बताना है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहली बात। बिल्कुल ठीक है, ये मौर्य वंश होता तो ये आ ही ना पाता। उसकी फ़ौज बेहतर थी, तो ठीक है, उसकी फ़ौज तो ठीक भाई बेहतर।
उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी सही। नॉर्थ में बहुत एम्पायर जो था नॉर्थ भारत का बहुत छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड था, है ना, तो कई लोगों ने इसकी हेल्प भी करी। वो देखा आपने, जितने आए, चाहे मुस्लिम इन्वेडर हो चाहे अंग्रेज हो, सब कोई ट्रेटर्स भारत में गद्दार तब भी थे, भारत में गद्दार अभी भी हैं। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये ऐसा कुछ नहीं है, यानी 3 सही है। देखिए हमने इतिहास से क्या सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हम में तब भी एकता नहीं थी, आज भी हमें एकता नहीं है, ठीक है। हम सोचते हैं यार हमें छोड़ दो, उसको मारो, और बाद में वो उसको मार के हमें भी पेलता है। चाहे वो आप मोहम्मद गौरी की एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप वो बैटल ऑफ तराइन देख लो, कुछ भी देखो, ठीक है। चलिए खैर, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पर बाद में बहुत उससे इंप्रेस भी होकर उसका राज्य उसको वापस लौटा देता है। तो वो होता है कौन? पोरस। पोरस होता है। चलिए 195, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निरियाकस, ओनोसिक्रिटस, डाइमेकस और अरिस्टोब्यूलस अरिस्टोब्यूलस, ठीक है। हिंदी में इसको पढ़ने में बड़ी समस्या होती है। अरिस्टोब्यूलस, बताइए कौन नहीं आया था, पूछ रहा है। तो डाइमेकस तो ये नहीं आया था, ये बाद में आएगा, ठीक है। डाइमेकस बाद का रूलर है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था प्रथम भारतीय सम्राट, ठीक है। निम्न में से किसने सेंद्रोकोतस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो पिलनी, जस्टिन, स्ट्रैबो या मेगास्थनीज। तो देखिए मेगास्थनीज, जस्टिन, स्ट्रैबो, इनमें से जस्टिन ने, किसने? जस्टिन ने सेंद्रोकोतस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करा है, ठीक है, जस्टिन ने। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ये तो सभी को पता होगा भैया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का या जनक का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? तो चाणक्य जाने जाते थे किससे? विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोष? तो राज्य का 7वां अंग जो है वो कौन सा है? राज्य का 7वां अंग है आपका मित्र। कौन सा है? मित्र। सप्तांग थ्योरी पढ़ी होगी आपने, सप्तांग थ्योरी, मित्र। निम्न में से किसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जा सकती है? कालिदास का मालविकिग्नामित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लोर का तिरुक्कुरल? किसको बोलते हैं भैया कालिदास, मतलब मैकियावेली, प्रिंस ऑफ मैकियावेली किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, ठीक है। किसके शासनकाल में डेमकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो डेमकस भारत आएगा बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुप्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुप्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? तो पाटलिपुत्र के अवशेष मिलते हैं हमें कुप्रहार से, ठीक है। बुलंदी बाग प्राचीन क्या था? कपिलवस्तु का, मतलब बाग है किसका? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी का? तो जो बुलंदी बाग है वो पाटलिपुत्र का बाग था। किसका था? पाटलिपुत्र का, ठीक है। 206, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात ये सब जीता था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है हमें कहाँ से? मतलब ये हमें कहाँ से प्रमाणित होता है भैया? तो ये रुद्र दमन के जूनागढ़ के शिलालेख से मिलता है, रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 317, 315, 305 या 300? सिकंदर होता है ना, तो उसको भी हाँकता है तबीयत से। बहुत विशाल साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी? तो इसकी स्थापना अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? तो अशोक ने करी थी, अशोक। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? साउथ के एम्पायर का उल्लेख किसमें हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख में, द्वितीय मुख्य शिलालेख में, नवे शिलालेख में या प्रथम स्तंभ अभिलेख में? तो ये होता है द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिला है इसका, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था आपके अशोक ने। किसने? अशोक ने। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्य काल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख अशोक के अभिलेख से, दीपवंश से, महावंश या दिव्यवादन से? तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश। रज्जुक क्या थे भैया? रज्जुक
चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक शासन में अधिकारी। तो जो रज्जुक थे ये जो थे मौर्य शासन के अधिकारी होते थे, मौर्य शासन में अधिकारी रज्जुक होते थे। 214 सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने। किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरूच, सांची या सारनाथ? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र? तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। अब चलिए मैचिंग करते हैं। 217 को मैच करना है आपको। आराम आराम से करिए, अगर आप एक बार में करना चाह रहे हैं तो भी अगर आप कर सकते हैं करिए, नहीं तो इसको ब्रेक ले लेके 100-50 क्वेश्चन जितने कर सकते हैं 100 क्वेश्चन करके 50-50 क्वेश्चन करके करिए, हो जाएगी प्रैक्टिस आपकी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना तो पड़ता ही है यार। खैर, कौशाम्बी जो है ये कहाँ पे है? घोशी राम मठ है कौशाम्बी में। कौन सा मठ है? घोशी राम मठ। कौन सा? घोशी राम मठ। कुशीनगर, कुशीनगर में कौन सा है? राणा भार स्तूप है। कौन सा? राणा भार स्तूप। कुशीनगर राणा भार स्तूप। सारनाथ, सारनाथ में धामे स्तूप मिल जाएगा, धामे स्तूप। श्रावस्ती सहित महल, श्रावस्ती में सहित महल, यानी इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी। 218 तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पहले गए और कहाँ बाद में, ये बताना है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सबसे पहले गया जाते हैं सम्राट अशोक। कहाँ? गया, गया, गया। पहले गया ही से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, गया गए। फिर उसके बाद गए कुशीनगर, उसके बाद कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर गए। उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद जाते हैं ये लुम्बिनी। कहाँ जाते हैं? लुम्बिनी। उसके बाद कपिलवस्तु। उसके बाद कहाँ जाते हैं? कपिलवस्तु। फिर उसके बाद जाते हैं सारनाथ और फिर जाते हैं श्रावस्ती। ठीक है, तो ये उनका सही कालक्रम होता है, याद रखना पड़ेगा, ये आपको पूछ चुका है एग्जाम में। यानी सही उत्तर 218 का बी हो जाएगा। ठीक है, गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है और श्रावस्ती। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में मिलते हैं? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी? तो ये हमें शिलालेख मिलते हैं प्राकृत में। किसमें? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन है वो पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? किस पे करा गया है? तो ये करा गया है आपका पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बूलर, रॉबर्ट सेबल, जेम्स प्रिंसप या कॉर्डिगर्टन? तो जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़े थे अशोक के स्तंभ को। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अगेन जेम्स प्रिंसप हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के इंस्क्रिप्शन जो थे वो ब्राह्मी में थे, और पढ़ा किसने सबसे पहले? जेम्स प्रिंसप ने। घुमा के भी पूछ सकते हैं ऐसे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता हमें कहाँ से चला है? नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की? तो हमें अनुराधापुर से पता चला है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता। ठीक है, चलिए 225 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा के अभिलेख में, अहरौरा अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में या सारनाथ में? तो अशोक का नाम हमें देखने को मिलता है गुर्जरा के अभिलेख में। कहाँ पे देखने को मिलता है? गुर्जरा के अभिलेख में, गुर्जरा। चलिए 226 अशोक का रुमेंदेही स्तंभ किससे संबंधित है? तो ये भी हम लोग ऊपर कर चुके हैं, बुद्ध के क्वेश्चन जब कर रहे थे। तो रुमेंदेही संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, मध्य प्रदेश के दतिया में, राजस्थान के जयपुर में या बिहार के चंपारण में? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया में। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया में। कलसी प्रसिद्ध है किस लिए? बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों के कारण? तो ये फेमस है अशोक के शिलालेख के कारण। कलसी क्यों फेमस है? अशोक के शिलालेख के कारण। 229 कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? कलिंग का विवरण 13वें शिलालेख द्वारा, रुमेंदेही स्तंभ लेख द्वारा, हियान शांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? तो यह हमें पता चलता है 13वें शिलालेख द्वारा, 13वें शिलालेख द्वारा। 230 देखते हैं अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता कौन सा अभिलेख में लिखी है भैया? ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। शिलालेख 13, 12, 7 या भब्रू लेख? तो शिलालेख 13 में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में है। शिलालेख 13, ठीक है, नहीं 12, माफ़ कीजिएगा, शिलालेख 12 है। 12 12 12 12 12। चलिए 231 निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? ठीक है, कौन सा साउथ का? चोला, पांड्या, सतीपुत्र या सातवाहन? तो अशोक के स्तंभ में अभिलेख नहीं है सातवाहन डायनेस्टी का। ठीक है, सातवाहन का।
टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था भैया टॉलमी फिलाडेल्फस? तो ये मिस्र का शासक था, मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसेडोनिया या सीरिया? तो तुर्मै जो था ये मिस्र का राजा था, कहाँ का था? मिस्र का, ठीक है। और जो आपका फिलाडेल्फस था ये भी मिस्र का था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो किसके संबंध थे भैया? ये थे आपके मौर्य काल के, है ना। मौर्य के जैसे अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के दूर देशों से भी संबंध थे, मिस्र वगैरह से। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था, बिल्कुल जोड़ दिया था। 261 BC में कलिंग से युद्ध भी करा था, बिल्कुल करा था, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थली एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बिल्कुल कलिंग उड़ीसा है, लैंड से भी जा सकते हो और सी से भी जा सकते हो, है ना, तो इसलिए उस पर कब्जा करता है। दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसका मतलब ए होना जाना चाहिए, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका स्पष्टीकरण करा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 236 भी आपका असर्शन रीजन पे बेस सवाल है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। धार्मिक अधिकारों पर मतलब धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, बिल्कुल ठीक है भाई, नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरुद्ध किया था, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरुद्ध किया था, ये गलत है, यानी ए सही है सर। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? प्राचीन भारत में दास्ता मतलब स्लेवरी नहीं थी। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका बताती है कि दास्ता नहीं थी पहले। 7 भाग में सोसाइटी डिवाइड थी, पर दास का वर्णन नहीं है उसमें। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, या मेगास्थनीज के इंडिका में? तो ऑब्वियसली मेगास्थनीज के इंडिका में हो गया। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ठीक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखा दत्ता की मुद्रा दाक्षक, या अशोक का अभिलेख? तो मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था क्या? संस्कृति, कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन, या हिंदू कुश का साम्राज्य? तो मौर्य नरेशों ने क्या करा था भैया, ये बताइए। तो मौर्य नरेशों ने हिंदू कुश के साम्राज्य, प्रांतीय विभाजन, सोने के सिक्के है क्या? तो देखिए, संस्कृति एवं कला साहित्य का विकास करा, प्रांतीय विभाजन करा, और हिंदू कुश साम्राज्य भी बनाया, ये सही है। सोने के सिक्के नहीं, ये तो फिर बाद में कुशानास चलाएंगे, ठीक है। 242 भाग व बलि क्या थे भैया? भाग व बलि सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, या प्रशासकीय विभाग? भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। भाग और बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत, ठीक है, राजस्व के स्रोत, रेवेन्यू के सोर्स। मौर्य काल में सीता से क्या संबंधित है? सीता क्या थी मौर्य काल में? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या ऊसर भूमि? तो सीता जो है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोलते थे सीता। मौर्य मंत्री परिषद में से निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समहर्ता, व्यवहारिका, अंधपाल, या प्रदेष्टा? तो ये था आपका कौन? समहर्ता। समहर्ता जो था वो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था मौर्य काल। 245 देखते हैं, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? कौन था भैया तौलमान का प्रभारी? पौतावध, पन्यावध, सीताध्यक्ष, या सोनाध्यक्ष? तो तौल वॉल देखता था पौतावध्यक्ष। कौन? पौतावध्यक्ष। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी भी सिर्फ MCQ देख रहे हो तो पहले मेरे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर देख डालो। 15 लेक्चर हैं, आधे आधे घंटे, 45 मिनट के, आराम से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। उसके नोट्स बना लो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसे नहीं मज़ा आएगी, ठीक है। वो ज़रूर देखो, प्लेलिस्ट बनी है पूरी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, या अर्थशास्त्र? तो किसमें भैया वर्जित है पुनर्विवाह? मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है, ठीक है। ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या रुद्रदमन ने? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन्होंने जल संसाधन वगैरह पे काम करा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था वो कौन था भैया? जिसने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करा दिया था, तो ये आपका था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारावेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या कोई नहीं? तो ये महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख
ठीक है, इसमें अशोक का अभिलेख पाया गया है। 250 देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। लोथल, एंशियंट डॉकयार्ड था लोथल, ठीक है। सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, सारनाथ में हुआ, ये भी सही है। लॉयन कैपिटल ऑफ बुद्धा, राजगिरी, ये गलत है। लॉयन कैपिटल ऑफ बुद्धा सारनाथ है, कहाँ, सारनाथ। नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है। यानी 1, 2, 4 सही है सिर्फ इसका। 251 देख लेते हैं, 251 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी करे थे भैया, ठीक है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी करे। स्ट्रैटो 2 ने, स्ट्रैटो 2। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। संकर्षण एवं वासुदेव, होविस्ट, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अगाथोक्लीस। तो अगाथोक्लीस, कौन, अगाथोक्लीस के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है, ठीक है, अगाथोक्लीस। काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है हमें। काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना तो ये काठियावाड़ के रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है, काठियावाड़ के रुद्र दमन के अभिलेख से। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, मतलब पैसा वैसा दे के अपने पूरे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदमन प्रथम ने। तो ये कराया था रुद्रदमन प्रथम ने, रुद्रदमन प्रथम ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी करे थे। इंडो ग्रीक ने, कुशानाज ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो तांबे के सिक्के बड़ी मात्रा में कुशानाओं ने जारी करे थे। किसने, कुषाण लोगों ने जारी करे थे तांबे के सिक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, सोने के सिक्के चलाए थे नियमित रूप से। सातवाहन, शक या कुषाण या पार्थियन। तो सोने के सिक्के कुशानाज ने चलाए थे। किसने, कुशानाज ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है। वीमा कार्डफेसिस, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त। तो यही कुशानास के, कनिष्क के सिक्कों पर, ठीक है, कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये तो भैया आपको अभी बताया मैंने, कुशानास पर कौन से रूलर, कुजूल कार्डफेसिस, वीमा कार्डफेसिस, कनिष्क प्रथम या होविस्क किसने करा था। तो ये करा था आपके वीमा कार्डफेसिस ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने करे थे, वीमा कार्डफेसिस, कुशानास थे। कौन थे, कुशानास। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। योधे सिक्कों पर, तो योधे सिक्कों पर अंकन मिलता है हमें कार्तिकेय का। किसका, कार्तिकेय का। चलिए अब देखते हैं हम लोग 260 क्या कह रहे हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। कनिष्क का जो सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है उसकी क्या तिथि, 78 AE, मतलब 78 ईस्वी सन का मतलब 78 AD, 81 AD, 98 AD या 121। तो इसका सही समय है 81 ईस्वी, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, जिसको बोलते हैं कब हुआ था कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक। शक संवत जिसको बोलते हैं 78 AD में हुआ था। कितना हुआ था एक सेकंड। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 AD, ठीक है। शक संवत का आरंभ भी तभी माना जाता है 78 ईस्वी को जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितना है देखिए। तो देखिए विक्रम संवत होता है 57 BC और मतलब ईसा पूर्व। शक संवत होता है अभी हम लोगों ने करा शक संवत कितना होता है 78 ईस्वी। तो दोनों को ऐड करोगे तो बनता है 135 साल। कितना बनता है 135 साल, ठीक है, यानी 135 ईयर हो जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत कब से होती है, 57 ईस्वी नहीं 57 BC होता है, ठीक है, 57 BC। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए 2009 है, शक संवत का कौन सा वर्ष होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए किसी का भी अगर शक संवत आपको निकालना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको 78 माइनस कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 78 माइनस कर दो। अब 2009 में 78 माइनस करोगे तो 1931 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1931, ठीक है। अश्वघोष किसका समकालीन था, अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का या हर्षवर्धन का। तो अश्वघोष जो था वो कनिष्क का समकालीन था। किसका था, कनिष्क का समकालीन। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि। तो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था पतंजलि। कौन, पतंजलि नहीं था संबंधित कनिष्क के दरबार से। क्यों, क्योंकि पतंजलि जो था ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। किसमें था, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र या विशाखा दत्त। कौन नहीं गया था, तो विशाखा दत्त जो था जिसने मुद्रा राष्ट्र लिखी थी ये नहीं गया था कनिष्क के दरबार में, क्योंकि ये हर्षवर्धन के दरबार में था। किसके, हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। चलिए 260। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं होता है। कनिष्क के रबतक अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं होता है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा। तो इसका उल्लेख नहीं होता श्रावस्ती का। किसका, श्रावस्ती का, ठीक है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी।
वाघभट्ट, चरक जीवक या चरक जीवक दोनों। तो किसने शिक्षा प्राप्त करी थी इसमें? तो इसमें शिक्षा प्राप्त करी थी चरक और जीवक दोनों ने, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग के बाद तो क्रोनोलॉजी आपको पता हो गई, मैंने पढ़ा चुका हूँ इसको। तो शुंग के बाद आते हैं कर्ण वंश। वासुदेव कर्ण आता है, जो अंतिम शुंग रूलर होता है पुष्यभूति, उसको मार के, देवभूति, उसको मार के कर्ण आ जाता है, वासुदेव कर्ण। ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन होता है? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य में? तो सातवाहन होते हैं मौर्यों के बाद। ठीक है। शिमुख किस का संस्थापक था? चोला, चेरा, पांड्य, सातवाहन में। तो शिमुका जो था वो सातवाहन का संस्थापक था। किसका? सातवाहन का। मैचिंग करनी है, कौन सा नहीं, कौन सा सही मैच नहीं है आपको ये बताना, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। कुशानाज ने स्वर्ण और ताम्र की मुद्रा चलाई थी। ठीक है। गुप्त ने स्वर्ण और रजत की मुद्रा चलाई थी। ठीक है। सातवाहन ने स्वर्ण की मुद्रा नहीं चलाई थी, ये भी कुशाणाइज चलाते हैं, ये लोग तांबे वगैरह की चलाएंगे। कुलची और सिक्के की भी, शीशे की भी चला देंगे। कुलचुरी, स्वर्ण, रजत एवं ताम्र, ये कलचुरी के शासन ने चलाई थी, ये भी सही हो जाएगा। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। अफगानिस्तान का बामियान हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दंत की कारीगरी हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु या गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा हेतु? तो ये फेमस है गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किस चीज़ का? भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, और भारतीय तथा यूनानी कला का। तो गांधार कला शैली का संश्लेषण क्या है भैया? तो यह है भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है। भारतीय यूनानी कला का संश्लेषण है गांधार शैली। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? कौन सा सबसे पुराना है? तो सातवाहन दोस्तों, ये सबसे पुराना है। सातवाहन मौर्यों के जस्ट बाद में आएगा। ठीक है। चालुक्य अब ये सब तो बाद में आएंगे, अभी 300 800 ऐसे चलेंगे सब। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? अमरावती, नांदेड़, नालदुर्ग या दुर्ग? तो सातवाहनों की राजधानी थी अमरावती में। कहाँ थी? अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, सकल व सायलकोट या पाटलिपुत्र? बहुत आसान हो गई। प्रतिष्ठान क्या था इनकी राजधानी? प्रतिष्ठान, जो कि अमरावती में थी। प्रतिष्ठान जो कि कहाँ थी? अमरावती में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी या सुशर्मन? तो एका ब्राह्मण यूज हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। गौतमीपुत्र सतकर्णी। 281। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये गलत है। व्यापार तो करते थे, पर उनकी जो नौसेना उच्च कोटि की थी वो चोलास की थी। ठीक है। यानी ए सही है, आर गलत हो जाएगा। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख, तो जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है वो खारावेला के शासक का जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा का अभिलेख खारावेला। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या खारावेल? जैन धर्म का संरक्षक कौन था इनमें से? खारावेला। कौन था? खारावेला। ठीक है। कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? छेदी, कदम्ब, कलिंग या हर्यक? तो ये किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित है छेदी वंश से। किससे? छेदी से। खारावेला, कलिंग जो थे छेदी वंश से संबंधित। निम्नलिखित शासकों में से किसी एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? किसने करा था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवर्षेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो प्रवर्षेन फर्स्ट ने करा था। प्रवर्षेन फर्स्ट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को, अशोक महान को या समुद्रगुप्त को? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये पढ़ चुके हो आप। किस गुप्ता राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? बहुत आसान है दोस्तों। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को। मलिगाई कोल नामक एक प्रमाणिक मापन इकाई किसने शुरू की थी? मलिगाई कोल नामक एक प्रमाणिक इकाई, तो इसकी शुरुआत करी थी राजेंद्र प्रथम चोल। राजेंद्र प्रथम जो कि चोल थे, राजेंद्र प्रथम चोल। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का जो स्तंभ है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त के बारे में? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या दारा शिकोह का? तो किसका भी लेख इसमें हमको यहाँ मिलता है? तो इसमें हमको मिलता है जहांगीर का। किसका? जहांगीर का लेख मिलता है।
पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी भैया? पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, या गौतमी पुत्र शतकर्णी की? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी, समुद्रगुप्त की। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में आता है? ये किसकी स्मृति में बना था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या पृथ्वीराज? तो ये आपके बना था चंद्रगुप्त मौर्य के में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के में। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सुंग? तो गुप्त वंश दोस्तों। कौन? गुप्त वंश। बाद में हुणों का नाश भी करेगा कौन? जिसको शाकाहारी की उपाधि भी मिलेगी, जरा कमेंट में बताओ। हुणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुद्धगुप्त के शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में करता है हुणों ने भारत पर आक्रमण, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त करी थी? ये लो आपका आंसर भी मिल गया यहाँ से, स्कंदगुप्त ने ही। किसने? स्कंदगुप्त ने हुणों को सुअर बना के मारा था। महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर किसने बनवाया था? चोल शासकों ने, पल्लव शासकों ने, छेदी शासकों ने, या चालुक्य शासकों ने? तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है ये बनवाया था पल्लवाज ने। किसने? पल्लवाज ने। ठीक है, पल्लवाज। और पल्लवाज की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। महाबलीपुरम का सप्तरत्न मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवाज ने तो बनवाया। कौन से पल्लवा राजा ने बनवाया? अब ये पूछ रहा है आपसे। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, या नंदी वर्मन? तो ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरत्न मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। ठीक, 299। ममलापुरम में स्थित रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? रथ स्मारकों के निर्माण के लिए तो ये पल्लव शासक निर्माई है ना, यही ममलापुर के जो रथ मंदिर है। कौन? वो भी नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, या धर्मराज रथ? तो आराम से बता सकते हो, बहुत ही ट्रिकी है ये। देखिए, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा किसका होगा भैया? धर्मराज रथ, जो बड़े हैं युधिष्ठिर, है ना। तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। मैचिंग करनी है 301 में। ये कौन सी गुफा और ये स्तूप है? एलिफेंटा ये क्या है भैया? स्तूप है, गुफा है, मंदिर है, मूर्ति है, क्या है? तो आपने सुना होगा एलिफेंटा केव के बारे में, यानी एलिफेंटा क्या सुना आपने? आपने सुना एलिफेंटा केव, यानी एलिफेंटा गुफा है। श्रवणबेलगोला ये मूर्ति है, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला क्या है? मूर्ति है। खजुराहो क्या है भैया? खजुराहो में मंदिर है। और सांची तो स्तूप है, बहुत फेमस, यानी इसका बी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से मैचिंग करनी है अपन को, मैचिंग कर देते हैं। भीमबेटका ये कहाँ पे? भीमबेटका मध्य प्रदेश में भैया, केवरेजेन डिस्ट्रिक्ट में। शोर टेम्पल कहाँ है? बहुत ही फेमस है शोर टेम्पल, पढ़ा होगा आपने। शोर टेम्पल कहाँ पे मिल जाएगा आपको? ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे शोर टेम्पल? तमिलनाडु। हम्पी, हम्पी का जो मंदिर है ये कर्नाटक में है, और मानस जो है ये असम में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो यानी बी हो जाएगा इसका। 303। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है ये बताना है। एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर, कौन सा सही मैच कर रहा है? तो देखिए, जो खजुराहो मंदिर है ये चंदेलाज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेलाज ने। ये सही है। अब देखिए, महाबलीपुरम ये मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये पल्लवाज ने बनाए थे, नरसिंह वर्मन ने। जो आपका मीनाक्षी मंदिर थे ये पांड्याज ने बनवाया था। एलोरा की गुफाएं जो थी ये राष्ट्रकूट ने बनवाई थी। ठीक है, 304 देखते हैं हम। मैचिंग करनी इसमें भी। बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा मंदिर, बद्रीनाथ। तो बहुत आसान है। देखिए, बद्रीनाथ तो आपको पता होगा भैया, ये विष्णु मंदिर है, जो कि केदारनाथ बद्रीनाथ सुना होगा आपने। यानी डी का तो 4 2 जगह दिख रहा है, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। सारनाथ तो सुना ही होगा भैया, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, यानी बी का 3 आपको सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो गया। ठीक है, और दिलवाड़ा ये क्या है? जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और बैजनाथ धाम तो ये तो शिव मंदिर हो गया, सिंपल, यानी ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए 305 पे आते हैं, इसमें भी मैचिंग करनी है आपको। सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल और गोमतेश्वर की प्रतिमा कौन कहाँ है ये बताना। तो सूर्य मंदिर तो कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में हो जाएगा। कहाँ पे लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। हवा महल ये भी अगर किसी को ना पता हो भैया, हवा महल जयपुर है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। ठीक है, तो यानी 305 का ए हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब और रावी, या रावी ब्यास? तो तक्षशिला कहाँ पे स्थित है? तो तक्षशिला आपको मिल जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में, इंपॉर्टेंट है। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा या ललितपुर? तो 108 जैन मंदिर ये आपके दतिया में बनी है, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, दतिया।
सोनागिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। ये कहाँ पे है भैया? अभी बताया ना, मध्य प्रदेश के दतिया में सोनागिरी। ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर पालीताना, माउंट आबू, सेना, सोनगिरी या गिरनार में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर ये आपको मिल जाएगा माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू, राजस्थान, अरावली पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो अभी बताया राजस्थान में, माउंट आबू में है। प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ स्थल कहाँ पर है भैया? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो ये सीतापुर में, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तप करा था। ठीक है। 312 दिखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? इसे भारत की विशालतम मूर्ति माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या लिपाक्षी मंदिर। तो कहाँ पर है ये? तो ये आपकी है बृहदेश्वर मंदिर में। ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट। चोल सम्राट, किस चोल सम्राट के शासनकाल में? तो राजाराज प्रथम के शासनकाल में, राजाराज प्रथम। ठीक है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसाल या कोरोमंडल तट। तो चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक, कोरोमंडल तट। ठीक है। चोलों की राजधानी क्या थी? कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था, चोलों की राजधानी तंजौर थी। क्या थी चोलों की राजधानी? तंजौर। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार या कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो थी, ये इनका प्रमुख विशेषता थी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यही आता है पेपर। किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो अगेन रिपीट हो गया, घुमा के दूसरी भाषा में। चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ध्यान है, मैंने वरीयम पढ़ाया था आपको। उद्यान प्रशासन कौन सा वरीयम देखता था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये देखता था आपका टोटा वरीयम। कौन सा? टोटा वरीयम। ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला, गांधार कला, गुप्त कला या मौर्य कला। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है चोल की कला का। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यान मार्ग। तो ये दक्षिणा मूर्ति जो है, ये उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग वन, राजेंद्र प्रथम, राजाराज फर्स्ट या राजाधिराज फर्स्ट। तो 72 व्यापारी जो चीन भेजे गए थे, वो कुलोतुंग वन के शासनकाल में भेजे गए थे। किसके? कुलोतुंग वन। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव या राष्ट्रकूट। तो ये हम लोग कर चुके हैं। चोलास थे, बहुत अच्छी नेवी थी इनकी। ठीक है। एंशिएंट में अच्छी नेवी इन्होंने ही रखी थी। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? अपने शासन में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते। ये हम लोग बहुत अच्छे से थ्योरी में मैंने ये सब आपको पढ़ाया है। चालुक्य, चोल, कदम्ब या कलचुरी। तो बिल्कुल कौन? चोल कर देते थे। और ये नहीं होता था कि अपने बेटे ही को बनाए, वो जो कुशल होगा अपने भाई को बनाते थे, देखा था अपने राजेंद्र प्रथम वगैरह। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को दान कर दिया था, वह कौन था? कि बंगाल की खाड़ी को दान कर दिया था। राजाराज फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोतुंग। तो ये कह रहा था राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को दान, राजेंद्र प्रथम। गंगाई कोंडाई चोलापुरम की स्थापना किसने की थी? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम ने करी थी, राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल शासकों को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजाराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज या राजाराज द्वितीय। तो ये श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये श्रेय जाता है राजेंद्र को। किसको? राजेंद्र को। चोल शासक का नाम बताइए जिसमें श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की है। कौन से चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजाराज फर्स्ट ने, राजाराज फर्स्ट ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम। तो ये कौन था? ये था कुलोतुंग फर्स्ट। कौन था? कुलोतुंग फर्स्ट। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो सबसे इसका महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य का कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? किस वंश को, कौन सा वंश महिलाओं को उच्च पद देता था? चोल, चालुक्य, पाल या सेन वंश में? तो ये देते थे कौन? चालुक्यास। कौन? चालुक्यास। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वतापी, श्रावस्ती, कांची या कन्नौज। चालुक्यों की राजधानी थी वतापी। क्या थी? वतापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है? पुलकेशिन II के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त वन
के करमंदंडा शिवलिंग के अभिलेख में या चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ अभिलेख में? तो कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है? ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलकाप्पियम प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या सभी से? तो तोलकाप्पियम संबंधित है व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम क्या ग्रंथ है? तो अभी बताया मैंने, तोलकाप्पियम क्या था? व्याकरण था, तमिल व्याकरण हो गया तोलकाप्पियम। शिल्पादिकरम का लेखक कौन था भैया? शिल्पादिकरम इलंगो, परमार, करिकाल या विष्णु स्वामिन? तो इसका कौन था भैया? इसका था आपका इलंगो। शिल्पादिकरम का लेखक कौन था? इलंगो। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है हमें? तो ये मदुरई, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकामेडु? तो ये हमें अरिकामेडु से प्राप्त होती है, अरिकामेडु। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती कालीबंगा, अरिकामेडु, रंगपुर या सतारा? तो रोमन बस्ती हमको प्राप्त हुई है कहाँ से? अरिकामेडु से, अरिकामेडु। एम्फोरा जार होता है, एम्फोरा जार क्या है? एक छिद्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, चित्रित धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार। तो एम्फोरा जार क्या होता है भैया? लंबा एवं दोनों तरफ जो हत्थेदार जार होता है ऐसे दोनों तरफ, उसको बोलते हैं एम्फोरा जार। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चेर, चोल, पल्लव या पांड्य? तो संगम का हिस्सा नहीं था पांड्या, चोरा, चेला, अब सॉरी पल्लव नहीं थे, माफ़ कीजिएगा। चेल, चोर, पांड्या आपने पढ़ा होगा, चोरा, चेला, पांड्य। पल्लव नहीं होंगे, ठीक है, पल्लव नहीं होंगे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नंदी, कलम्बकम, कलंगुतिपुड़ या पेरिया पुराणम या कुरल? तो कुरल को दी गई है लघु वेद की संज्ञा, किसको? कुरल को। ठीक है, कुरल। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक? तो ये कंबन था। कौन था? कंबन। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध कहाँ हुआ था भैया? प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसाल के मध्य या चोल एवं पांड्यों के मध्य? तो ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तकोलम का युद्ध याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था तकोलम का युद्ध। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी या मलिक कफूर ने? चोल को किसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था? तो मलिक कफूर, ये जो अलाउद्दीन खिलजी का होता है। पांड्या राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी? तो पांड्या राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी? वेंगई नदी। कौन सी थी? वेंगई नदी। निम्नलिखित में से कौन संगमपत्तम पश्चिम तट पर स्थित थे? कोरैके, पुहार, तोंडी, मुसीरी? कौन था भैया संगमपत्तन पश्चिम तट पर स्थित? तो इसके लिए आपके एक तो तोंडी और मुसीरी, तोंडी और मुसीरी यानी सी हो जाएगा। ये पश्चिम तट पर थे, तोंडी मुसीरी, तोंडी मुसीरी। तृतीय संगम हुआ कहाँ था ये बताना है। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? अरिकामेडु में, इरानाकुलम में, मदुरई में या तुकोरिन में? तो तृतीय संगम आपका हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। चलिए मैचिंग करते हैं, 347 में मैचिंग करनी है। चालुक्यास, इनकी राजधानी क्या थी भैया? चालुक्यास जो थे, चालुक्यास मदुरई हो गई चालुक्या की राजधानी। नहीं एक सेकेंड, अरे चालुक्यास तो बदामी थी ना, चालुक्यास की क्या थी? बदामी। ठीक है, चालुक्यास बदामी हो गए। पल्लवास की क्या राजधानी थी? पल्लवास की कांचीपुरम हो जाएगी। क्या हो जाएगी पल्लवास की? कांचीपुरम हो जाएगी। हर्ष की कन्नौज थी और पांड्या की मदुरई थी, यानी सही उत्तर ए हो जाना चाहिए। 348। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाइयान, हियानसांग, इत्सिन या मतवालिन? तो इसका विवरण दिया है भैया मतवालिन ने। किसने? मतवालिन ने। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी तंजौर, वनवासी, कांची या बादामी? तो कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। क्या थी? वनवासी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मदुरई या महाबलीपुरम? तो मीनाक्षी मंदिर आपको मिलेगा मदुरई में। कहाँ पे मिल जाएगा? मदुरई में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखा दत्ता, कालिदास या भास? तो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखा दत्ता ने, जो कि हर्ष के शासनकाल में था। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई है? अमारकोश, कामसूत्र, मेघदूत या मुद्रा राक्षस? गुप्त काल में कौन सी बुक लिखी गई है ये बताना है आपके। तो ये अमारकोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है, मुद्रा राक्षस है, ये सब गुप्तकालीन है। ठीक है, गुप्तकालीन। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन है भैया? दास कुमार चरित्रम। तो ये लिखी है दास कुमार चरित्रम दांडिन ने। दास कुमार चरित्रम किसने लिखी है? दांडिन, 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 याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो मैच करना है, 354 में मैचिंग करनी है। पाणिनि ने क्या लिखी भैया?
तो पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। क्या लिखी है? अष्टाध्यायी। वात्स्यायन ने क्या लिखी है? वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। कामसूत्र। चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र और कलहन ने लिखा है रजत तरंगिणी। रजत तरंगिणी यानी ए हो जाएगा इसका। 355 अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने, अभी देखा हमने पाणिनि ने। 356 मैचिंग करना है हमें। भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर। तो भारवी ये इन्होंने क्या लिखा है भारवी ने भैया? तो भारवी ने लिखा है आपके कीर्ता अर्जुनियम। कीर्ता अर्जुनियम भारवी ने लिखा है। हर्ष ने क्या लिखा है भैया? हर्ष क्या लिखेंगे भैया? हर्ष लिखेंगे नागनंदा। कौन? नागनंदा। कालिदास, कालिदास का मालविकिग्नामित्रम हो गया और राजशेखर का कर्पूर मंजरी। राजशेखर का कर्पूर मंजरी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पे आधारित है? पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर? तो वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है ये आपकी आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ठीक है, यूनानी ज्योतिर्विद्या। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंश, भास स्वप्रसादवत्तम, ठीक है, संबंधु कदम्बरी, संबंधु संबंधित कदम्बरी से ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। और हर्ष रत्नावली लिखी है, हर्ष ने रत्नावली। कादम्बरी का लेखक है बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। बाण भट्ट। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। ठीक है। मिलिंद पनाहो क्या है भैया? मिलिंद पनाहो, तो मिलिंद पनाहो संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य? तो ये एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पनाहो। 360 देख लेते हैं, मैचिंग करनी है आपको। आमिर खुसरो ये किसके शासनकाल में थे भैया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए थे, तो सबको पता होगा। ए 4 दिख रहा है सिर्फ ए में, यानी यही ऑप्शन हो गया। कालिदास, कालिदास भैया किसके शासनकाल का है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का। हरिसेन किसके? समुद्रगुप्त के में। और बाणभट्ट हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन। राज तरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था भैया? कलहन के समय शासक तो जयसिंह था। कौन था? जयसिंह। कलहन कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो राज तरंगिणी में कितने तरंग है? 8, 9, 10, 11 में। तो राज तरंगिणी में 8 हैं। कितने? 8 तरंग है। किसने लिखी है? कल्हड़ ने। किसके शासनकाल में? जयसिंह के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर से वही रजत तरंगिणी से भी सवाल है। कलहन की रजत तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बेल्हड़ एवं मेरुतंग ने, बेल्हड़ एवं मम्मट ने, जोन राज एवं मेरुतंग ने या जोन राज एवं श्रीवर ने? तो जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया इसको। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचना को लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागनंदा, हर्षचरित्र या रत्नावली? तो हर्ष ने देखिए क्या क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये आपके एग्जाम के लिए। एक तो प्रियदर्शिका, नागनंदा और हर्षचरित्र। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागनंदा और हर्षचरित्र। रत्नावली तो बाण भट्ट ने लिखी, क्योंकि यानी बी हो जाएगा। सॉरी उल्टा हो गया, एक सेकेंड, हल्का सा, एक सेकेंड। प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली लिखी है हर्ष ने, क्योंकि हर्षचरित्र तो बाण भट्ट ने लिखी है, हर्षचरित्र ने बाण भट्ट लिखी है, मतलब बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है, क्या बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें। कर्पूर मंजरी हर्ष ने लिखा है, गलत है। कर्पूर मंजरी को राजशेखर ने लिखा है। किसने लिखा है? राजशेखर ने। मालविकिग्नामित्रम कालिदास, मुद्रा राजचर विशाखा दत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। ठीक है, 366 देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकिग्नामित्र नाटक का नायक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो कौन है इसका नायक? अग्निमित्र। कौन है? अग्निमित्र। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किस सेन शासक की सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव, जयदेव, जयदेव। धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मणसेन? तो गीत गोविंद का गीतकार जो है वो जयदेव है। किस सेन शासक की सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की शासन को। किसको? लक्ष्मण सेन के शासक को। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? अभी देख लिया हमने, कौन है भैया गीत गोविंद के रचयिता? अब भी बताना पड़ेगा तो आराम से बता लोगे। जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। 369 इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती या महाभाष्य? तो अष्टांग संग्रह जो है किससे संबंधित है? अष्टांग संग्रह है आयुर्विज्ञान। क्या है? आयुर्विज्ञान। 10 रूपक जो है ये एक नाट्यकला है। 10 रूपक क्या है? नाट्यकला। लीलावती गणित है और महाभाष्य व्याकरण है। महाभाष्य व्याकरण, यानी 369 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 370 तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किस में? ये तो आपको बच्चे को पता होगा, महाभारत में। कृष्ण जी का कहना है, मतलब महाभारत कह रहा हूँ यार, गीता में लिखा हुआ, कृष्ण जी ने कहा है। किसने? गीता में लिखा है कृष्ण जी ने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। चलो 371 जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। मतलब जो यहाँ है वो हर जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये भी किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? बहुत आसान है, आराम से बता सकते हो। रामायण, महाभारत, गीता या रजत तरंगिणी?
ये महाभारत में लिखा हुआ है। अर्जुन ने मतलब कृष्ण जी ने जब उपदेश दिया था तब ये बात है, ठीक है। ये महाभारत में, और ये फल की प्राप्ति वाली बात ये गीता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग। मैचिंग करनी है भैया। सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कलहन। तो सर्ववर्मा इन्होंने क्या लिखा है? सर्ववर्मा ने लिखा है भैया कातांत्र। क्या लिखा है? कातांत्र। सर्ववर्मा कातांत्र। शूद्रक इन्होंने मृच्छकटिकम लिखा है। शूद्रक मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर मीताचारा, विज्ञानेश्वर मीताचारा। और कलहन रजतरंगिनी। कलहन रजतरंगिनी, ठीक है। यानी उत्तर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 373 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है कौन? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लल्ल? तो भास्कर जाना जाता है। कौन? भास्कर जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर, वरामीर, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट? दशमलव की खोज किसने करी थी? दशमलव की खोज करी थी आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? मतविलास प्रहसन का लेखक गौतमीपुत्र सतकर्णी, महाक्षत्रप, रुद्रदमन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय? तो इसका लेखक था महेंद्र वर्मन। कौन था? महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज की व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राजकार्य पद्धति से? तो मनुस्मृति देखिए समाज को कैसे चलना है, कैसे क्या उसमें सोसाइटी के नॉर्म्स होने चाहिए, ये सब उसमें दिया हुआ है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? अशोक, आर्यभट्ट, मनु या वात्स्यायन? तो ये माना जाता है भैया मनु को। किसको? मनु को। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो अगेन रिपीट हो गया, मनु हो गया। शून्य की खोज किसने करी थी भैया? रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने या सुमेरियों ने? तो ऑब्वियसली भैया भारतीयों ने करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हियान शांग हुइली ने लिखी। हुइली हुइली हुइली, ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी, ये गलत है। तो ये लिखी है प्लीनी दी एल्डर। प्लीनी दी एल्डर ने, प्लीनी दी एल्डर। हिस्टोरिया फिलिपिकल, ये पाइपस ट्रॉगस। और द हिस्ट्रीज, ये हेरोडोटस। ये बुक्स हैं, खैर ये इन क्वेश्चन है, इसका मतलब नहीं था, ये आगे करेंगे। अभी इतना याद रख लो, इसको प्लीनी दी एल्डर ने लिखा। 381 देखते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद, तबला में प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। कौन है? वीणा। 382 कह रहे हैं कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय जो थे वही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय। ये तो खैर एंशियंट का सवाल नहीं था। गोविंद चंद्र, हाँ ठीक है। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? धर्मचक्र जिन विहार ये बनवाया था उन्होंने सारनाथ में। कहाँ पे बनवाया था? सारनाथ में। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ये तो मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जजिका भूति प्राचीन किसका नाम था? जजिका भूति, ये भी मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे, बुंदेलखंड का। पांडुवर्धन, ये भी मेडिवल का है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाला। कौन था? गोपाला। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमशिला की स्थापना किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल ने करी थी। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासन द्वारा करी थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करी थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल। कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक है? तो अगेन फिर रिपीट हो गया, ये धर्मपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने कराया था? मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंती दुर्ग या हर्ष? तो ये काम कराया था दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? छावनी में कौन पैदा हुआ था भैया? मिलिट्री के बेस में जहाँ पे जिसकी सेना थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो था रूलर, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट रूलर, अमोघ वर्ष। तो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब मिडीवल शुरू हो गई है, तो बस ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आया था। अभी मैं जब अब मिडीवल कराऊंगा, मॉडर्न कराऊंगा, उसके बाद आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट में 501 मतलब 1000 क्वेश्चन मैं अभी आपको हिस्ट्री के दूंगा, जब पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, ठीक है। पूरी हिस्ट्री से 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होंगे वो। अब क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी होगी, तो 1000 की जगह वो 1500 हो जाएंगे आपके पूरी तरह से, ठीक है। तो ये थे एंशिएंट के कुछ बेसिक सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट भी सवाल, कुछ PYQs भी मिक्सचर। आप अगर इतना एंशिएंट का लेक्चर मेरा कर लोगे और ये MCQ कर लोगे प्लस GS फुल लेंथ जो कराऊंगा, बस इससे आगे आपको एंशिएंट में कुछ नहीं करना है। इसी से आपको
6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंशिएंट में इतने ही आते हैं भाई 8 तक, और 1-2 क्वेश्चन तो वो ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर पाएगा। तो अपना लक्ष्य इतना ही है, आराम से इसको करोगे, ट्रस्ट करो मेरी बात पे, आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।